हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका विमेन एम्पावरमेंट और विमेन एम्पावरमेंट के साथ सोशल इश्यूज एंड जुडिशियल स्क्रूटिनी, इन तीनों बेसिकली टॉपिक्स को टच करता हुआ, कवर करता हुआ इंटरेस्टिंग टॉपिक। और दोस्तों, इस टॉपिक पे हम पहले भी डिटेल में एक लेक्चर डिलीवर कर चुके हैं। अगर आप जाएंगे प्लेलिस्ट विमेन एम्पावरमेंट या पॉलिटी एंड गवर्नेंस, तो उसमें इस टॉपिक पे, जिसका नाम है मैरिटल रेप, इस पे आप पहले का डिटेल वीडियो वॉच कर सकते हैं। और आप सभी की पॉपुलर डिमांड पे अगर आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाएंगे किसी भी वीडियो के, तो पहला जो लिंक होगा उस पर आप क्लिक करेंगे तो रिसोर्स मटेरियल प्रेजेंटेशन आपको इंग्लिश में मिल पाएगी। वहीं पे आप सेकंड लिंक पे क्लिक करेंगे तो सेम प्रेजेंटेशन और रिसोर्स मटेरियल आपको हिंदी में भी मिल पाएगा। कोशिश रहेगी दोस्तों, सारा रिसोर्स मटेरियल आपको दोनों लैंग्वेजेस में हम प्रोवाइड कर पाएं, ताकि जो भी इंडिविजुअल जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसमें इस रिसोर्स मटेरियल को कहीं ज्यादा इफेक्टिवली यूज कर सके। मैरिटल रेप और इसका आईपीसी में जो एक्सेप्शन है कि मैरिटल रेप को रेप नहीं माना जाएगा एज पर सेक्शन 375 एक्सेप्शन ऑफ आईपीसी, इसके बारे में पहले भी एक डिटेल लेक्चर के थ्रू इस पूरे टॉपिक को बहुत डिटेल में आपके साथ हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन यह टॉपिक फिर से न्यूज में बना हुआ है और इसका रीजन है कि ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट फिर से 4 से भी ज्यादा पिटीशंस को सुन रहे हैं, जिन्होंने ये जो आईपीसी इंडियन पीनल कोड सेक्शन 375 में मैरिटल रेप का जो एक्सेप्शन है या इम्यूनिटी है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया है कि जो मैरिटल रेप इम्यूनिटी है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्या ये हमारे संविधान के जो वैल्यूज हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके बेसिकली दायरे में ही है या उनका कहीं ना कहीं वायलेशन करता हुआ देखा जाता है। ये जो केस है, ये कई सारे और क्रूशियल इश्यूज जैसे कंसेंट को लेके या स्टेट किस लेवल का कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकता है किसी भी फीमेल की सेक्सुअल ऑटोनॉमी पे, या जो हिस्टोरिकल प्रीजुडिसेस हैं या जेंडर बाइसेस हैं हमारे हिस्टोरिकल लॉज में, उनको क्यों ना अब ठीक कर दिया जाए, ऐसे कई इश्यूज को फिर से लाइमलाइट में लेकर आता हुआ दिखाई देता है। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली ये केस जो ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट अभी सुन रहे हैं है क्या। 2 जज बेंच, जिसमें जस्टिसेस राजीव शेट्टर एंड शी हरिशंकर कई सारी पिटीशंस, 4 से भी ज्यादा पिटीशंस को सुन रहे हैं, जिसमें स्पेसिफिकली ये जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है कि जो एक्सेप्शन दिया हुआ है सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी जो रेप के साथ डील करता है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, सही है। और इन पिटीशनर्स के अलावा, जिसमें ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक विमेंस एसोसिएशन भी इंक्लूडेड है, कोर्ट ने एमएसके क्यूरी को भी बेसिकली अपॉइंट किया है, राजशेखर राव एंड रेबेका जॉन, जो कि सीनियर एडवोकेट्स हैं, ताकि वो भी कोर्ट को असिस्ट कर सकें इस पूरे मामले को डिटेल में स्क्रूटनाइज करने से रिलेटेड। अच्छा, है क्या आईपीसी की सेक्शन 375? आईपीसी सेक्शन 375 रेप को बेसिकली डिफाइन करता है और अलग अलग तरीके की डेफिनेशंस के थ्रू अलग अलग इंस्टेंसेस को कवर करता है कि इस तरीके का कंडक्ट रेप की कैटेगरी में आएगा जो आईपीसी 375 में कवर किया जाएगा। वहीं ये आईपीसी सेक्शन 375 एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल एग्जम्पशंस भी ले आउट करता है। खास तौर से ये एग्जम्पशन जो है आईपीसी 375 में कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा या कोई भी सेक्सुअल एक्ट्स होंगे मैन अपनी वाइफ के साथ, और हो सकता है कि अगर वाइफ उससे अग्री ना करे, लेकिन वाइफ अगर 18 ईयर से ज्यादा की एज है तो उसको रेप नहीं माना जाएगा। मतलब अगर मैरिड कपल है, वाइफ की बेसिकली लीगल मैरिज एज से ज्यादा एज है, 18 ईयर से ज्यादा एज है, और उस केस में अगर वाइफ का कंसेंट ना भी हो किसी सेक्सुअल एक्ट के लिए, तो भी वाइफ अपने हस्बैंड को रेप के लिए अक्यूज नहीं कर सकती, प्रोसिक्यूट नहीं करवा सकती। जो एग्जाम्पशन दिया हुआ है, इसका बेसिकली अंडरलाइंग जो बेसिस है कि जो मैरिटल राइट्स हैं, मतलब आपकी अगर शादी हो जाए तो कहीं ना कहीं हस्बैंड को वाइफ के ऊपर, वाइफ को हस्बैंड के ऊपर सेक्सुअल एक्ट एटसेट्रा या प्रो रिक्रिएशन या फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है उसको बेसिकली बनाए रखने का या उसके जो बेसिक एलिमेंट्स हैं उसका लीगल सैंक्शन मिल जाता है। फिर चाहे सेक्सुअल एक्ट कंसेंशुअल हो या नॉन कंसेंशुअल हो अपनी वाइफ के साथ, अगर वाइफ अग्री ना करे तो भी आईपीसी सेक्शन 375 की रेप की डेफिनेशन में ऐसे नॉन कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्ट को हस्बैंड के अपनी लेजिटिमेट वाइफ के साथ उसको रेप की डेफिनेशन में कवर नहीं किया जाता। इसी चीज को चैलेंज किया गया है
कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो एक्सेप्शन है कि कंसेंट हो या कंसेंट ना हो, ये कहीं ना कहीं जो विमेन है उनका जो मैरिटल स्टेटस है सिर्फ उस वजह से विमेन की सेक्सुअल ऑटोनॉमी, हमारे फंडामेंटल राइट्स या हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है और इसके साथ साथ जो हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस होते आए हैं, हिस्टोरिकल प्रीजुडिसेस हैं हमारे लॉ में, खासतौर से जेंडर बायस को लेके, पेट्रियार्कल माइंडसेट को लेके, उनको और कहीं सपोर्ट तो करता हुआ दिखाई नहीं देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एक्सेप्शन पहली बार तो आईपीसी में दिया ही क्यों गया। इसके दो बेसिकली मेन रीजन आप समझ जाएंगे। इनफैक्ट अगर मैरिटल रेप की जो इम्यूनिटी है, सिर्फ इंडिया ऐसा कंट्री नहीं है जहां पे इस इम्यूनिटी को या इस एक्सेप्शन को अपने बेसिकली क्रिमिनल लॉ सिस्टम में इंसर्ट किया गया हो। बहुत सारी पोस्ट कॉलोनियल जो कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज में भी मैरिटल रेप को रेप की कैटेगरी में नहीं रखा गया है और इसके दो बेसिकली मेजर रीजंस हैं। पहला है कि कंसेंट इन परपेचुइटी। इसका मतलब है एक अजम्पशन माना जाता है कि अगर एक हस्बैंड वाइफ की बेसिकली लीगल मैरिज हो गई तो कहीं ना कहीं इसको उसकी सेक्सुअल बिहेवियर का बेसिकली हमेशा हमेशा के लिए कंसेंट के रूप में मान लिया जाए और ऐसा कंसेंट मान लिया जाए कि वाइफ अगर चाहे भी मैरिज के बाद तो इस बेसिकली कंसेंट को विड्रॉ नहीं कर सकती। कई लोगों का यह कहना है, खासतौर से क्रिटिक्स का, ये जो कॉलोनियल एरा लॉ है, ये जो एंटिक्वेटेड आइडिया है, पुराना आइडिया है, पेट्रियार्कल आइडिया है कि अगर किसी विमेन की शादी हो जाती है मैन के साथ तो विमेन कहीं ना कहीं उस मैन की प्रॉपर्टी बन जाती है, जैसा मैन उसको ट्रीट करना चाहे कर सकता है, उसकी सेक्सुअल ऑटोनॉमी नहीं रह जाएगी, उसकी बॉडीली इंटीग्रिटी को भी अगर मैन चाहे, हस्बैंड चाहे, वायलेट कर सकता है। कहीं ना कहीं ये जो पुराने बेसिकली ऑब्सोलीट आइडिया है, इस पे ही बेसिस ये कंसेंट इन परपेचुइटी का कॉन्सेप्ट देखा जा रहा है। इसका मतलब अगर शादी हो गई तो ऐसा नहीं कि हमेशा हमेशा के लिए सेक्सुअल एक्ट के लिए विमेन का चाहते ना चाहते हुए भी विद कंसेंट, विदाउट कंसेंट, परपेचुअल कंसेंट मान लिया ही जाए। दूसरा, एक्सपेक्टेशन ऑफ सेक्स। इसका मतलब है कि अगर कोई कपल है तो यह अजम्पशन माना जाएगा कि जो विमेन है वो ड्यूटी बाउंड है खासतौर से सेक्सुअल एक्ट्स को, क्योंकि जो मैरिज है उसका एक एम ये भी है फैमिली को आगे बढ़ाना या प्रोक्रिएशन। तो अगर मान लीजिए वाइफ कंसेंट नहीं देती है सेक्सुअल एक्ट को, या अगर नॉन कंसेंशुअल सेक्स होता है हस्बैंड और वाइफ के बीच में, उसको अगर आप रेप की कैटेगरी में कैटेगराइज करना शुरू कर देंगे तो हो सकता है फैमिली का कॉन्सेप्ट ही डिस्ट्रॉय हो जाए, हो सकता है प्रोक्रिएशन ना हो पाए, हो सकता है और कहीं ज्यादा बेसिकली टेंशन फैमिली में बढ़ने लग जाए। और क्योंकि फैमिली का, मैरिज का एक अल्टीमेट एम ये भी है प्रोक्रिएशन, मतलब फैमिली को आगे बढ़ाना, इसका मतलब हस्बैंड की एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन होगी कि वो अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल एक्ट्स में एंटर करे मैरिज के बाद, जिसको अगर वाइफ चाहे तो मना नहीं कर सकती। और ये जो रीजंस हैं कि अभी तक इतने साल के बाद अब ये इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस प्रोविजंस चैलेंज किए जा रहे हैं, आज तक क्यों चैलेंज नहीं किए गए होंगे। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, पहली बात है जो सबसे मेजर आर्गुमेंट दिया जा रहा है कि इस एक्सेप्शंस को बनाए रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो इंस्टीट्यूशन है फैमिली का या परिवार का जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप बेसिकली मैरिटल नॉन कंसेंशुअल सेक्स को रेप की कैटेगरी में इंसर्ट करना शुरू कर जाएंगे तो फैमिली का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होता हुआ नजर आ जाएगा। क्योंकि फिर यह होगा इस बात को आइडेंटिफाई करना कि कौन से मामले सही हैं, कौन से मामले गलत हैं, बंद कमरे में कंसेंट था, कंसेंट नहीं था, किस स्टेज पे कंसेंट को विड्रॉ किया गया, इस चीज को बेसिकली आइडेंटिफाई करना वर्चुअली इंपॉसिबल होगा एक मैरिड कपल के केस में। इसके अलावा यह भी हो सकता है कई सारी जो कंप्लेंट्स हैं फॉल्स हो सकती हैं, फैब्रिकेटेड हो सकती हैं, मोटिवेटेड हो सकती हैं, क्योंकि रेप का मतलब है बहुत सीवियर पनिशमेंट। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ये प्रैग्मेटिक प्रोसीजरल डिफिकल्टीज हैं इस आइडेंटिफिकेशन में कि जो एक्चुअल सेक्सुअल एक्ट हुआ हस्बैंड और वाइफ के बीच में वो कंसेंट से हुआ या फिर नॉन कंसेंशुअल हुआ, इस वजह से हो सकता है इस बेसिकली लॉ का कहीं ज्यादा अब्यूज होना शुरू हो जाए और जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं उनको लेजिटिमेट तरीके से आगे बढ़ाना बहुत प्रैग्मेटिकली डिफिकल्ट हो जाए। क्या यह लॉ यूके में एग्जिस्ट करता है या जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उनकी कंट्रीज में किन किन कंट्रीज ने यह लॉ शुरू में इंसर्ट किया लेकिन बाद में इसको विड्रॉ कर लिया। जो मैरिटल रेप का एक्सेप्शन है ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स मतलब इंग्लैंड में या यूके में 1991 में इसको विड्रॉ कर लिया गया
और यूके में 1991 के बाद से मैरिटल रेप का एक्सेप्शन अब एग्जिस्ट नहीं करता। अगर मैरिज में भी नॉन कंसेंशुअल सेक्स है तो वो भी रेप की कैटेगरी में अब माना जाएगा। सिमिलरली कनाडा ने 1983 में इसको विड्रॉ कर लिया, साउथ अफ्रीका ने 1993 एंड ऑस्ट्रेलिया ने 1981। और उन्होंने अपने अपने कंट्रीज में इस एक्सेप्शन को विड्रॉ करने के बाद कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज किया जाए, उससे रिलेटेड लॉज को अपने अपने कंट्रीज में इनेक्ट किया। अच्छा, कोर्ट के सामने क्या क्या बेसिकली आर्गुमेंट्स हैं जो दोनों साइड कवर करते हैं सिक्के के पहलू के। ये जो चैलेंज है मैरिटल रेप का, ऐसा लगता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पिछले कुछ सालों में कुछ जो मेजर जजमेंट्स हैं कहीं ना कहीं उनसे मोटिवेशन लेके आगे बेसिकली बढ़ रहे हैं। जैसे 2017 में जब आधार रिलेटेड रूलिंग दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें बहुत क्लियरली कह दिया कि राइट टू प्राइवेसी भी फंडामेंटल राइट के तौर पे देखा जाना चाहिए। तो जब राइट टू प्राइवेसी किसी का फंडामेंटल राइट है तो वुमेन के फंडामेंटल राइट के तौर पे भी देना चाहिए कि वो बेसिकली कंसेंट देती हैं, नहीं देती हैं अपने हस्बैंड को किसी भी सेक्सुअल एक्ट के लिए। पहला इंपॉर्टेंट जजमेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कि 2017 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक की इतने सालों, इतनी सेंचुरीज पुरानी बेसिकली जो ट्रेडिशन रही, प्रैक्टिस रही, उसको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया। और उन्होंने कहा कि जो लॉज हैं इनको आप आर्बिट्रेरी तरीके से नहीं बना सकते कि हस्बैंड वाइफ को ट्रिपल तलाक दे सकता है, वाइफ हस्बैंड को नहीं, और ना ही इस ट्रिपल तलाक का कोई लॉजिकल बेसिस उस वक्त ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को दिखाई दिया। इसके बाद एक और मेजर जजमेंट 2018 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो आईपीसी सेक्शन 377 है इसको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। और इन्होंने कहा कि ये जो सेक्शन 377 है जिसमें होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनलाइज किया जा रहा था, इतने सालों से चला आ रहा था, ये भी कहीं ना कहीं हमें राइट टू इक्वालिटी या राइट टू प्राइवेसी या राइट टू फ्री चॉइस का वायलेशन होता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा 2018 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एडल्ट्री को डिक्रिमिनलाइज किया। इसके अलावा 2018 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सबरीमाला टेम्पल एंट्री का मेजर बेसिकली उस वक्त कंफ्लिक्ट रहा या उस वक्त बेसिकली एक बड़े इवेंट के रूप में उभरा जहां पे विमेन की एंट्री डिसअलाउड थी एक सर्टेन एज ग्रुप ड्यूरिंग ए सर्टेन पीरियड। 2018 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी रिलीजियस हो या सोशल प्रैक्टिस हो वो जेंडर डिस्क्रिमिनेटरी नहीं हो सकती, और इस वजह से ये जो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है सबरीमाला टेम्पल में विमेन को लेके ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मेन और विमेन दोनों को इक्वल फुटिंग पे समझा जाना चाहिए। तो इस वजह से लोगों को लगता है कि बहुत सारी चीजों में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट विच इज एक्चुअली द एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री विच हैज द अथॉरिटी टू डिफाइन, रीडिफाइन एंड इंटरप्रीट द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जब उन्होंने प्राइवेसी को, ऑटोनॉमी को, इक्वालिटी को या जो आर्बिट्रेरी लॉज हैं या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड लॉज हैं उनको लगातार बेसिकली हटाते चले गए हैं, तो अब शायद टाइम आ गया हो कि मैरिटल रेप के इश्यू को भी रिविजिट किया जाए। और मैरिटल रेप इम्यूनिटी इन सारे राइट्स, खासतौर से राइट टू इक्वालिटी या राइट टू लाइफ विद डिग्निटी या बेसिकली पर्सनहुड या सेक्सुअल एंड पर्सनल ऑटोनॉमी, इन सभी फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाता हुआ दिखाई देता है। और ये सारे फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से आर्टिकल्स प्रोटेक्ट करते होंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के? आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 19 बेसिकली राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 21 बेसिकली राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, जिसमें आपकी फ्री चॉइसेस, प्राइवेसी एटसेट्रा बहुत सारा एक्सपेंड उसका कवरेज होता चला गया है अलग अलग कोर्ट प्रोनाउंसमेंट्स के थ्रू। जो पिटिशनर्स हैं उन्होंने आर्ग्यू किया है कि ये सिर्फ जेंडर की वजह से अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन क्रिएट किया जा रहा है, और जेंडर के साथ साथ कि अगर आप मैरिड हैं तो आप फीमेल के कंसेंट के बिना सेक्सुअल एक्ट में एंटर कर सकते हैं, अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आप अगर कंसेंट के बिना सेक्सुअल एक्ट में एंटर करेंगे तो बेसिकली आपको क्रिमिनल प्रोसीडिंग के तहत प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। सिर्फ मैरिज होना इतना बड़ा डिफरेंस क्यों ले आता है किसी फीमेल के लिए? हो सकता है मैरिड फीमेल्स भी अग्री ना करती हो, कंसेंट अपना ना देती हो, कोई भी रीजन हो सकता है किसी भी सेक्सुअल एक्ट के लिए, हो सकता है फिर उनके हस्बैंड ही क्यों ना हो। तो मैरिज के बेसिस पे क्या मैरिड हैं या नहीं है, ये जो आर्बिट्रेरी डिफरेंशिएशन हो रहा है इसको चैलेंज किया गया है इन सारी पिटीशंस में। पिटीशनर्स का यह भी कहना है कि कोर्ट्स ने रिकॉग्नाइज किया है जजमेंट के बाद जजमेंट कि अगर कोई वुमेन चाहे तो हो सकता है सेक्सुअल एक्ट से पहले अपना कंसेंट दे,
सेक्सुअल एक्ट के दौरान अपना कंसेंट दें, और अगर चाहें तो सेक्सुअल एक्ट के दौरान उस कंसेंट को विड्रॉ कर सकती हैं, वापस ले सकती हैं। इसका मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है कि अगर आपकी शादी हो गई तो ये कॉन्सेंट परपेचुइटी में माना जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए अपने आप मान लिया जाएगा, चाहे विमेन एक्सप्लिसिटली कंसेंट दे या ना दे। ये इन सारे प्रीवियस जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स के विपरीत जाता हुआ दिखाई देता है। तो क्या ये कंसेंट इन परपेचुइटी का जो बेसिस है, इसको लीगली वैलिड ठहराया जा सकता है? कि एक तरफ तो हमारे ऑनरेबल कोर्ट्स कहते हैं कि विमेन चाहे तो सेक्सुअल एक्ट के दौरान भी अपने कंसेंट को विड्रॉ कर सकती है, और दूसरी तरफ हमारे आईपीसी में ऐसा लॉ बना हुआ है जो कहता है कि अगर आप हो सकता है सेक्सुअल एक्ट के लिए तैयार ही ना हो, आप कंसेंट दे ही ना, उसके बावजूद भी कोई आपके ऊपर अपने आप को फोर्स करे, आपका हस्बैंड आपके ऊपर फोर्स करे और आप उसको बेसिकली रेप के लिए चार्ज ना कर पाए। दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी दिखाई देते हैं, पोल के दो डिफरेंट एंड्स दिखाई देते हैं। दूसरा जो रीजन रहा इस एक्सेप्शन का कि रीजनेबल एक्सपेक्टेशन ऑफ सेक्स, कि अगर कोई फैमिली है, मैरिज है, तो उसका एक मेन मोटो है प्रोक्रिएशन, मतलब फैमिली को आगे बढ़ाना। तो इस वजह से हस्बैंड की रीजनेबल एक्सपेक्टेशन होती है कि वो एंटर करे सेक्सुअल एक्ट में अपनी वाइफ के साथ, तभी बेसिकली अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ा पाएगा। तो इस पे भी पिटिशनर्स का कहना है कि ये जो रीजनेबल एक्सपेक्टेशन ऑफ सेक्स है, ये तो किसी सेक्स वर्कर के साथ भी हो सकती है, लेकिन सेक्स वर्कर के लिए कोर्ट्स भी कई बार डिफाइन कर चुके हैं कि वो भी चाहें तो हो सकता है कि आप सेक्स वर्कर के साथ अगर सेक्सुअल एक्ट में इन्वॉल्व है, सेक्स वर्कर चाहे तो बेसिकली अपनी राइट टू प्राइवेसी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, या बेसिकली राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, फंडामेंटल राइट्स को एक्सरसाइज करते हुए अपना जो कंसेंट है उसको बीच में विड्रॉ कर सकती हैं, पहले विड्रॉ कर सकती हैं, या आपको टोटली मना कर सकती हैं। इस तरीके से हो सकता है कि सेक्सुअल रिलेशनशिप तो आपके डोमेस्टिक रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, दूसरों के साथ रिलेशनशिप हो सकते हैं, तो उन सब में तो कंसेंट आप जब चाहे दे सकते हैं, जब चाहे आप रिवोक कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ अगर आप मैरिड हैं, इस वजह से आप कंसेंट को रिवोक नहीं कर सकते। ये आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए दिखाई देते हैं। जो ऑनरेबल जजेस हैं, उन्होंने कोशिश की है कि किसी तरीके से जो सेक्स है मैरिज में, या सेक्स अगर कोई करता है, सेक्सुअल एक्ट किसी के साथ होता है सेक्सुअल वर्कर्स के साथ, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन या थोड़ा सा बेसिकली अलग तरीके से देखा जाए, क्योंकि डिस्टिंक्शन इसी बेसिस पे है कि मैरिज का जो अल्टीमेट पर्पस है, या एक मेन पर्पस है, अल्टीमेट अगर आप ना भी कहें, वो है प्रोक्रिएशन, फैमिली को आगे बढ़ाना। तो अगर सेक्सुअल एक्ट नहीं होगा तो फैमिली को आगे कैसे बढ़ाएंगे? मैरिज का एक मेन ऑब्जेक्टिव आप फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से इसको सेक्सुअल एक्ट विद ए सेक्स वर्कर के साथ इक्वेट करना हो सकता है थोड़ा सा अनफेयर हो। इसके अलावा एक और क्रूशियल एस्पेक्ट है जो कोर्ट्स को कंसीडर करना होगा कि जो प्रोटेक्शन है मैरिज का, क्या वो एक कंपेलिंग या लेजिटिमेट इंटरेस्ट हो सकता है कि स्टेट, फैमिली तक तो ठीक है, लेकिन स्टेट कैसे इंटरफियर कर सकता है, कैसे लॉज बना सकता है, किस हद तक किसी के फंडामेंटल राइट्स को रोकने में, कंट्रोल करने में, रिस्ट्रिक्ट करने में। क्योंकि सारे फंडामेंटल राइट्स यही कहते हैं कि अगर स्टेट के पास रीजनेबल बेसिकली रीजंस हैं, हो सकता है नेशनल सिक्योरिटी हो, पब्लिक हेल्थ हो, ऑर्डर हो, तो उस बेसिस पे आप चाहें तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इंसर्ट कर सकते हैं, इनेक्ट कर सकते हैं। तो क्या ऐसे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस मैरिटल रेप के केस में भी स्टेट द्वारा, मतलब स्टेट का मतलब है सरकार द्वारा इंसर्ट किया जाना, इनेक्ट किया जाना कॉन्स्टिट्यूशनल माना जाए? दोस्तों, अच्छा, गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है? गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एफिडेविट के थ्रू डिफेंड किया है ये जो मैरिटल रेप की इम्यूनिटी है, मतलब मैरिटल रेप को एक्सेप्शन के तौर पे ही देखा जाना चाहिए, इसको बेसिकली क्रिमिनलाइज नहीं किया जाना चाहिए। ये लगातार गवर्नमेंट्स की पोजीशन रही है। गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये जो प्रोटेक्शन दिया गया है बेसिकली रेप की कैटेगरी से किसी भी हस्बैंड को, वो इस वजह से कि कहीं ऐसा ना हो कि जो फैमिली का एक इंस्टीट्यूशन है उसमें कोई इसको, या बेसिकली अगर इसको हम क्रिमिनलाइज करना शुरू कर दें, इसको मिसयूज करना शुरू कर दे। हो सकता है इस वजह से जो मैरिजेस हैं जो ऑलरेडी बड़ी फ्रेजाइल होती चली जा रही हैं और कहीं ज्यादा बेसिकली रिस्क में आ जाएं। सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता जी ने यह भी कहा कोर्ट को कि एक्चुअली इस इश्यू पे कुछ और डेलिब्रेशंस की जरूरत है, गवर्नमेंट की तरफ से भी, कोर्ट की तरफ से भी, सिविल सोसाइटी की तरफ से भी। दोस्तों, इनफैक्ट सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता ने 2019 की जो कमिटी सेटअप की है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, कि जितने भी क्रिमिनल लॉज हैं इस कंट्री में उन सभी को रिव्यू किया जाए, सिंप्लीफाई किया जाए, ऑब्सोलीट लॉज को अमेंड किया जाए, हटाया जाए, नए लॉज लाए जाएं। जब उसकी फाइनल रिकमेंडेशंस आ जाएं तो हो सकता है उनकी रिकमेंडेशंस में
इस एक्सेप्शन के बारे में भी कोई रिकमेंडेशन हो। दिल्ली गवर्नमेंट की अपोजिशन होगी। दिल्ली गवर्नमेंट ने भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह डिफेंड किया है अभी का जो लॉ है या जो एक्सेप्शन है ये कि मैरिटल रेप को रेप की कैटेगरी में या क्रिमिनलाइज नहीं किया जाए। और सेम ही बेसिस है कि अगर मान लीजिए कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के ऊपर किसी तरह का फोर्सफुल एक्ट करता है तो उसके पास और कई सारे ऑप्शंस हैं। चाहे तो वो डिवोर्स ले सकती हैं, चाहे तो डोमेस्टिक वायलेंस के लिए अंडर लीगल प्रोविजंस उन हस्बैंड को बुक किया जा सकता है। लेकिन फोर्सफुल या बेसिकली नॉन कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्ट को अगर हम क्रिमिनलाइज करने लग जाएंगे तो फैमिली का कॉन्सेप्ट या बेसिकली प्रोक्रिएशन का कॉन्सेप्ट या दोनों हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप है या मैरिज का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं थ्रेटन होता हुआ दिखाई देता है। अच्छा, क्या इससे पहले कोई कमिटीज इस पर्टिकुलर टॉपिक को स्क्रूटाइज करने के लिए गठित की गई हैं? 2013 की जो बहुत इंपॉर्टेंट कमिटी है, जेएस वर्मा कमिटी, उन्होंने भी जब 2012 का एक बेसिकली बहुत अनफॉर्चुनेट रेप केस हुआ दिल्ली में, निर्भया केस, उसके बाद जब इस कमिटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया तो उसमें इस कमिटी ने भी रेकमेंड किया कि एक्चुअली मैरिटल रेप का जो एक्सेप्शन है अंडर सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी, इस एक्सेप्शन को अब हटा देना चाहिए। मैरिटल रेप को अब क्रिमिनलाइज करने का टाइम आ गया है दोस्तों। उसके बाद कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने भी अनऑफिशियल तरीके से इस स्टैंड को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है कि शायद अब वक्त आ गया है कि ये जो पुराना लॉ चला रहा है पेट्रियार्कल माइंडसेट से, या जो डेफिनेशन ऑफ मैरिज है या प्राइवेसी हो सकता है उन टाइमों में, या बॉडीली ऑटोनॉमी या बेसिकली सेक्सुअल ऑटोनॉमी हो सकता है उस वक्त इतने क्रूशियल ना समझे जाते हों। लोगों की बहुत सोच अब बदल गई है, चेंज हो गई है। तो प्रेजेंट कॉन्टेस्ट में और हाल ही में जो मेजर जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स हुए हैं पिछले कुछ सालों में ऑनरेबल हाई कोर्ट्स और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स के द्वारा, उस लाइट में अगर देखा जाए तो क्लियरली ये कहीं ना कहीं जो हमारी फीमेल्स हैं, विमेन फोक्स हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता हुआ दिखाई देता है। किसी भी विमेन की, किसी भी फीमेल की, और मैं कहूंगा किसी भी मेल की, किसी भी इंडिविजुअल की, ये बेसिकली फंडामेंटल फ्रीडम है कि जिसके साथ चाहें वो सेक्सुअल एक्ट में एंटर करें, जिसके साथ चाहें वो सेक्सुअल एक्ट में एंटर ना करें। कोई किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए, सिर्फ इस वजह से कि आप उनके हस्बैंड हैं या आप उनकी वाइफ हैं या मैरिज का इंस्टीट्यूशन है या फैमिली का कॉन्सेप्ट पेट्रियार्कल माइंडसेट पे बेस्ड है। यह बिल्कुल भी रीजन नहीं हो सकता एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटी में जिसमें आप अपने फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट होने दें इन बेसिकली ऑब्सोल्यूट आइडियाज की वजह से। मुझे उम्मीद है दोस्तों फाइनली ऑनरेबल कोर्ट्स इस पे एक बहुत जुडिशियस व्यू लेंगे और लेट्स होप कि द गुड सेंस प्रिवेल्स। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।